नमस्कार, 10 की डिस्कवरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। इस संक्रमण काल में कृपया अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, कोरोना प्रोटोकॉल का जरूर पालन करें, क्योंकि कोरोना से जंग जीतने का फिलहाल यही एकमात्र रास्ता है। आज हम आपके लिए वैक्सीन से जुड़ी डिस्कवरी लेकर आए हैं, वो खोज जो सरकारी तंत्र को जगाएगा, जिंदगी बचाएगा। देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन देने की बहुत बड़ी मुहिम की शुरुआत हो रही है। तो सवाल यह है कि क्या सबको वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या सबको मुफ्त में संजीवनी मिलेगी? क्या पूरा होगा बहुत बड़ा लक्ष्य? हिंदुस्तानी सिस्टम इसमें कितना दक्ष? देश भर में 180 करोड़ डोज की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा रेंज है। इस चैलेंज का सामना सरकारें कैसे करेंगी? आज वैक्सीन यानी अमृत से जुड़ी बड़ी खोज होगी, ताकि पता चल सके कि आपको संजीवनी की डोज कब और कैसे मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वैक्सीन डिस्कवरी। वैक्सीन कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। कोरोना को हराने के लिए देश में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर दिया गया है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस वर्ग के हर शख्स की जेब में वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे हैं? क्या गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोग वैक्सीन खरीद पाएंगे? क्या राज्य सरकारें वैक्सीनेशन का पूरा खर्च उठा पाएंगी? केंद्र और राज्य के लिए वैक्सीन के अलग अलग दाम क्यों? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार देश के हर नागरिक को फ्री में वैक्सीन क्यों नहीं दे रही? सवाल आसान सा है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार से सवाल कर रही हैं। जवाब का इंतजार उनके साथ साथ हमें भी है। आज 10 की डिस्कवरी में हम आपको बताएंगे कि आखिर सरकार का वैक्सीनेशन प्लान क्या है, क्या इसमें कोई कमी है और क्यों भारत सरकार को देश के हर एक नागरिक को निःशुल्क कोरोना की वैक्सीन मिलनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार का बजट पेश किया था। इस बजट में केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए अलॉट किए थे। तो क्या इतने पैसों में देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के हर शख्स का वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब जानने का हक आम आदमी को है। इसलिए 10 की डिस्कवरी में आज हम हर एक रुपए का हिसाब दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर हर एक शख्स को वैक्सीनेट करने के लिए कितना खर्च आएगा और वो खर्च कहां से आना मुनासिब होगा। देश में इस वक्त करीब 90 करोड़ लोग 18+ हैं, यानी कि 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं। हर शख्स को वैक्सीनेट करने के लिए ऐसे में 180 करोड़ वैक्सीन की डोज चाहिए। राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार को कोविशील्ड 300 रुपए में मिल रही है और ऐसे में खर्च हुआ 54,000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार को यही कोविशील्ड 150 रुपए प्रति डोज मिल रही है और ऐसे में अगर ये खर्च केंद्र उठाए तो खर्च आएगा 27,000 करोड़। अब एक और आंकड़ा देखिए, केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए जो 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, ये उससे 8,000 करोड़ कम ही है। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार अगर वैक्सीन पर पैसा खर्च करती है तो वो एक्चुअली खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। सरकार को हमेशा ये हेल्थ प्रोग्राम्स, एजुकेशन फ्री ही देने चाहिए, क्योंकि हम लोग टैक्सेस भरकर इन सब के लिए पैसा पहले ही दे चुके हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में कई सालों से चल रहा है और उसका खर्चा हर साल सरकार करीब 3,500 करोड़ रुपए उठाती है। अगर हम कोरोना वैक्सीन सबको
पूरे भारत को अगर लगा दें, जो कि 18 साल से ऊपर हैं, जो एलिजिबल हैं, तो टोटल खर्चा करीब 12-13 हज़ार करोड़ रुपए ही आएगा। अगर इतनी हम 100 करोड़ वैक्सीन मांग रहे हैं किसी से, तो ऑब्वियसली हम उससे नेगोशिएट कर सकते हैं कि प्राइसेस वो कम करें, क्योंकि वो 150 रुपये में भी काफ़ी पैसे कमा रहे हैं। तो अगर हम इसको नेगोशिएट करके 50 रुपये के करीब ले आते हैं, जो कि इजीली पॉसिबल है मुझे लगता है, तो टोटल खर्चा 18 साल से ऊपर को वैक्सीनेट करने का 4 से 5 हज़ार करोड़ ही आएगा, जितना हर साल गवर्नमेंट वैसे भी खर्च रही है वैक्सीनेशन पर। कई राज्यों ने आम आदमी का बोझ कम करने के लिए वैक्सीन को फ्री में देने का ऐलान किया है। ये राज्य हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, ओडिशा। ये राज्य केंद्र सरकार के मुकाबले दोगुने दाम में वैक्सीन खरीदेंगे, लेकिन केंद्र सरकार 150 में खरीदेगी और राज्य 300 रुपए में। फायदेमंद क्या होगा, ये एक आम आदमी भी बता देगा। वैक्सीन के दाम पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आम आदमी के लिए ही वैक्सीन खरीद रही हैं, तो दोनों के लिए एक ही वैक्सीन के दो अलग अलग दाम क्यों? वैक्सीन के दो अलग अलग दाम पर राज्यों ने भी आपत्ति जताई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुनाफाखोरी का समय नहीं है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा, हमारी मांग है कि केंद्र सरकार टीकों का पूरा खर्च उठाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा कि सभी राज्यों को एक समान रेट पर वैक्सीन मिलनी चाहिए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि एक संविधान, एक कर के बात करने वाली सरकार में टीकों के अलग अलग दाम क्यों? वैक्सीन के दाम को लेकर सवाल उठने लाजमी इसलिए भी हैं क्योंकि जो वैक्सीन दूसरे देशों ने कम दाम पर खरीदी, वो भारत में महंगे दाम पर क्यों मिल रही है? भारत में कोविशील्ड की कीमत 150 से 1200 रुपए तक रखी गई है। वहीं अगर यूरोपियन देशों की हम बात करें तो उन्होंने इसके लिए 140 से 150 रुपए दिए हैं। अमेरिका ने 210 से 280 रुपए दिए। जाहिर सी बात है, भारत इन देशों से कहीं ज्यादा वैक्सीन ऑर्डर कर रहा है। ऐसे में बल्क ऑर्डर में भारत सरकार ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका से रेट्स पर मोल भाव कर सकती है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि अगर कोविशील्ड अमेरिका और यूके में कम कीमत पर मिल रही है तो भारत में इसकी कीमत अधिक क्यों है। साथ ही कोर्ट ने वैक्सीनेशन को लेकर सवाल भी पूछा। कोर्ट ने पूछा कि देश में निरक्षर लोगों की वैक्सीनेशन की क्या व्यवस्था है, क्योंकि व्यवस्था के मुताबिक कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, जो कि निरक्षर लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। वैक्सीन के दाम के साथ साथ वैक्सीनेशन की रफ्तार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देश में अभी तक तकरीबन 15.5 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है, लेकिन सिर्फ 2.67 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जिन्हें दोनों की दोनों डोज लग चुकी है। यानी कुल आबादी का ये महज 2% हुआ। और इस हिसाब से देश की 75% आबादी को पूरी तरीके से वैक्सीनेट करने में हमें कम से कम 2 साल का वक्त लग जाएगा। और सरकार ने 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का जो टारगेट सेट किया है, वो साफ तौर पर होता नहीं दिख रहा है। हम 45 ईयर्स एंड अबव को वैक्सीन दे रहे हैं, तब हम सिर्फ अपनी 18% ऑफ द पॉपुलेशन को ही केटर कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी 18 ईयर्स एंड अबव की पॉपुलेशन को देंगे, तब हम अपनी 36% और पॉपुलेशन को केटर कर पाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको वर्क करने भी जाना होता है, उनको कॉलेज भी जाना है, उनको स्टडीज़ भी करनी है। इसलिए हम उनको नहीं रोक सकते कहीं बाहर जाने से बहुत ज़्यादा। सवाल उठ रहा है कि आखिर जब 1 मई से सबको टीका लगना शुरू होगा, जब डिमांड बढ़ेगी तो आपूर्ति कैसे होगी? इसी चुनौती से निपटने के लिए मोदी सरकार ने देसी कंपनियों को वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा है। इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट को 3000 करोड़ रुपए और भारत बायोटेक को 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
केंद्र से वित्तीय मदद मिलने के बाद दोनों देसी कंपनियां हर महीने 12 करोड़ डोज बनाने लगेंगी। सीरम इंस्टीट्यूट अभी हर महीने 50 से 60 लाख डोज बना रहा है, लेकिन उसके पास हर महीने 1 करोड़ खुराक बनाने की क्षमता है। अगले महीने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भी आ जाएगी। अगले महीने कुछ नई वैक्सीन को भी अनुमति मिल सकती है ताकि डिमांड के मुताबिक सप्लाई हो सके। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार वैक्सीन कंपनी को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लगातार जोर दे रही है, तो वहीं नए वैक्सीन को भी अनुमति मिल सकती है। आपको बता दें कि पहले से ही कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है भारत में मौजूद है और अब स्पुतनिक वी को परमिशन मिला है, जो कि आने वाले कुछ दिनों में ही जो है अस्पतालों में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 3 और नए वैक्सीन मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन को भी अनुमति कुछ ही दिनों में मिल सकती है। बाहर से जो वैक्सीनेशन अब आनी है इंडिया में, चाहे वो स्पुतनिक हो, मॉडर्ना हो, फाइजर हो या फिर जॉनसन हो, कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं जिनकी 2 डोज लगनी है, कुछ ऐसी वैक्सीन्स भी हैं जिनका सिर्फ सिंगल शॉट लगना है, कुछ नई वैक्सीन्स और ट्रायल में हैं जो नेजल रूट से दिया जाएगा, सिर्फ स्प्रे करना है। ये सारी अगर वैक्सीन्स इंडिया में आ जाती हैं तो इससे डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारी और वैक्सीनेशन साइट्स बनेंगी और जो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो अभी जिस गति में चल रहा है इससे काफ़ी ज़्यादा गति पकड़ लेगा और जल्दी ही सारे लोग वैक्सीनेट हो पाएंगे। स्पुतनिक भी आ जाएगी, हमारा मानना ये है। और स्पुतनिक की जो एफिकेसी है वो इन दोनों हमारी जो अभी तक चल रही है दोनों वैक्सीन उनसे थोड़ी सी अच्छी है। उनकी करीब 90 से ऊपर है, 91-92% है। तो ये भी अच्छी खबर है और संभवतः मई-जून से अगर स्पुतनिक भी मिल जाए तो इसीलिए शायद मिल रही होगी, तो इसीलिए इस बात का निर्णय भी किया गया है। तो ये भी, और भारत बायोटेक भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे प्रोडक्शन की, सीरम इंस्टीट्यूट भी बढ़ाएंगे। तो ये बहुत मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी समाचार हमको सबको मिला है और इससे वैक्सीनेशन में अवश्य तेजी आएगी। वैक्सीनेशन में आ रही देरी की वजह से केंद्र सरकार को बहुत बड़ा घाटा भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना सिर्फ इंसान की जान ही नहीं लेता बल्कि देश के विकास पर भी बहुत गहरा असर डालता है। अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक वैक्सीनेशन में देरी से कोरोना को खत्म करने में काफी वक्त लग जाएगा और अर्थव्यवस्था पर इससे करीब 8 लाख करोड़ का भार पड़ेगा। अगर हम इसको नेगोशिएट करके 50 रुपए के करीब ले आते हैं, जो कि इजीली पॉसिबल है मुझे लगता है, तो टोटल खर्चा 18 साल से ऊपर को वैक्सीनेट करने का 4 से 5 हजार करोड़ ही आएगा, जितना हर साल गवर्नमेंट वैसे भी खर्च रही है वैक्सीनेशन पर। इसको आप कंपेयर करें, लॉकडाउन अगर करना पड़ता है बीमारी की वजह से, पेंडेमिक की वजह से, तो पिछले लॉकडाउन का खर्चा लोग एस्टिमेट करते हैं कि करीब 16 लाख करोड़ रुपए आया था। तो 16 लाख करोड़ रुपए पिछले साल हमने गंवाए थे क्योंकि हमने सब कुछ बंद कर दिया था, लॉकडाउन कर दिया था। इस साल भी अगर ये हुआ, और ये हो ही रहा है जिस हिसाब से पेंडेमिक चल रहा है, तो लाखों करोड़ का नुकसान सरकार को उठाना होगा। अगर ये 16 लाख करोड़ 5-6 हजार करोड़ खर्च के बच सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसको खर्चा मानेगा। अगर हम अपने घर में भी सोचें कि 5,000 रुपये खर्च के हम 16 लाख रुपए बचा पाएं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी वो खर्चा करने से 1 मिनट भी हिचकेगा। तो सरकार को सबको वैक्सीन तुरंत लगानी चाहिए, फ्री में लगानी चाहिए, ताकि ये पैंडेमिक को हम खत्म कर सकें और 3rd वेव ना आए। हर एक आंकड़ा तो यही कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीनेशन किया जाना ही सबसे ज्यादा मुनासिब है, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा या नहीं, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। 10 की डिस्कवरी, न्यूज़ 24। और देखिए, भारत में कोरोना बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। हर दिन 3.5 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है। मौत का आंकड़ा भी इस वक्त बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसके बाद जो कोरोना विस्फोट हो रहा है उसने सभी की चिंता बढ़ा दी है। देखिए रिपोर्ट।
3,60,960 मामले और 3,293 मौत हुई। भयंकर प्रकोप का जो अंदेशा जताया है उसकी बानगी दिल्ली महाराष्ट्र में अभी से दिखाई दे रही है, लेकिन बंगाल में इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा कातिल हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि हर घंटे में 4 लोगों की जान जा रही है। एक्टिव केस भी रिकॉर्ड तोड़ सामने आ रहे हैं, 1 लाख के पार पहुंच गए हैं। वैज्ञानिकों ने चुनाव के दौरान कोरोना विस्फोट का अंदेशा जाहिर किया था, जो अब सच साबित होता दिखाई दे रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जोखिम पड़ी है, उनको तो करो कम से कम, उनको रिलीज करो, 2-3 दिन की गैस करो, प्रबंध करो सर, उसको भले नया मत लो आप। बंगाल में बंद हुआ चुनावी शोर, कातिल कोरोना ने पकड़ा जोर। बंगाल में भयानक फैला कोरोना, मिनट मिनट पड़ रहा है रोना। वैज्ञानिकों को था जिसका डर, बंगाल बना कोरोना का नया घर। पश्चिम बंगाल में 8वें चरण की वोटिंग के बाद आखिरकार चुनावी शोर थम गया। जय जय श्री राम। लेकिन बंगाल में अब कोरोना ने जोर पकड़ लिया है। अब कोरोना पीड़ितों की दर्दनाक तस्वीर सामने आने लगी है। बीते करीब 2 महीने से बंगाल चुनावी रंग में रंगा था। हर तरफ चुनावी शोर था, चुनावी रैलियों का खूब जोर था। लाखों समर्थकों की भीड़ जुट रही थी और राजनीतिक पार्टियों के समर्थन में नारेबाजी खूब सुनाई दे रही थी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लेकिन अब चुनावी शोर थमा है तो कोरोना लोगों की जिंदगी लीलने लगा है। चीख पुकार और अस्पताल की तरफ दौड़ते भागते लोग दिखाई देने लगे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के जो आंकड़े सामने आए हैं उसने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कुल 53,724 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 17,403 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, यानी हर तीसरा शख्स कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। जबकि 24 घंटे के दौरान 89 लोगों की मौत हो गई। मतलब ये कि हर 1 घंटे में करीब 4 लोगों की जान गई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना की वजह से हालात कितने भयानक हो चुके हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 2 महीने में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 1% से बढ़कर 31% तक पहुंच गया है और एक्टिव केस 1,10,000 के पार पहुंच चुके हैं। बीते 2 महीने के कोरोना आंकड़ों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 28 मार्च को 26,545 टेस्ट हुए थे और 827 लोग संक्रमित मिले थे। तब पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 3% ही थी। वहीं 28 फरवरी को 19,764 टेस्ट हुए, 192 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। तब पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 1% ही रहा था। जबकि 29 अप्रैल को 53,724 टेस्ट किए गए और रिकॉर्ड 17,403 लोग पॉजिटिव मिले। यानी बीते 2 महीने में पॉजिटिविटी रेट 1 से 31% पहुंच गया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। जानकारों का मानना है कि इसकी एक बड़ी वजह चुनावी रैलियों में जुटी भीड़ भी है, जिसने कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। सब अपना अपना रैली बड़ा करने के लिए जितना तैयारी किया था, ये कोरोना के लिए एक बहुत बड़ा भयानक चीज बन गया था कि इतना सारे आदमी को इकट्ठा करने का, और उसमें कोई जगह में कोई भी किसी तरह का भी कोरोना रोकने के लिए जो जितना विधिया है, विधि नियम कानून जो है, कुछ मानने के लिए तैयार नहीं था ये पॉलिटिकल पार्टी। इसका पॉलिटिकल लीडरशिप भी उसको उसमें कोरोना में रोक लगाने के लिए जो जरूरी था वो काम कुछ नहीं किया। बड़ा बड़ा रैली हुआ, 50,000, 60,000, लाखों का लोग रैली में बैठे हुए थे। तो ये तो एक बहुत बड़ा
गलत चीज हुआ है, जो पॉलिटिकल पार्टीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इसको विरोध करना चाहिए, उस तरह से उसको अरेंजमेंट करना चाहिए। चुनावी रैली पीएम मोदी की रही हो या गृह मंत्री अमित शाह की या फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, इसी तरह की भीड़ जुटती थी और सबको इसमें बड़ा वोट बैंक दिखाई देता था। चुनावी भीड़ ने तब जैसे कोरोना को दरकिनार कर दिया था। न मास्क और न 2 गज की दूरी का ख्याल रहा। जहां भी नजर पहुंच रही है, मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये जगह भी छोटी पड़ गई लग रहा है। इसी से पता चलता है चुनावी रैली करने में कोई भी न बीजेपी पीछे रही न टीएमसी। ममता बनर्जी ने तो पैर में चोट लगने के बावजूद चुनावी रैली जारी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 रैली की तो गृह मंत्री अमित शाह ने 70 रैलियां की। वहीं ममता बनर्जी ने 150 रैलियां की। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिर्फ 1 रैली की। লাস্ট মিটিংয়ে আমি বলেছিলাম কোভিড ইনজেকশনটা আমাদের দিতে দাও, আমরা পয়সা দিয়ে কিনে নেব, তুমি দাওনি কেন? 6 মাস ধরে তুমি করোনাকে रोकবার জন্য প্ল্যানিং তৈরি করোনি। चुनावी रैली में जुटने वाली इस भारी भीड़ को देखकर वैज्ञानिक हैरान परेशान थे और इन्हें इस बात का अंदेशा था कि चुनाव खत्म होते ही बंगाल में भयानक कोरोना विस्फोट होगा। जाने माने वैज्ञानिकों ने इसका अंदेशा न्यूज़ 24 पर जताया था और अब उनकी भविष्यवाणी सच साबित होती दिख रही है। दिख रहा है कि महाराष्ट्र शायद पीक को छू के नीचे उतर रहा है। लास्ट 2-3 डेज का डेटा है कि नंबर्स कम हो रहा है महाराष्ट्र में। शायद महाराष्ट्र ने पीक को टच कर दिया, लेकिन बाकी प्रदेशों में ये शायद अभी तक शुरू हो रहा है। बंगाल में मुझे लगता है कि और 2-3 हफ्ते में शायद पीक शुरू होगा। इतना असर आप देख रहे हैं कि इतना इधर नहीं हो रहा है, कलकत्ता में डेफिनेटली हो रहा है। इस बड़े वैज्ञानिक का अंदेशा सच साबित होता दिख रहा है, क्योंकि चुनावी रैलियों में जुटना अब बंगाल के लोगों को भारी पड़ने लगा है। कोरोना बंगाल में हावी हो गया है। कोरोना के एक्टिव केस 1,10,000 के पार पहुंच चुके हैं। इस वक्त बंगाल में 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में कोरोना के 1,10,412 केस एक्टिव थे, जबकि 28 मार्च को 4,976 एक्टिव केस थे। वहीं 28 फरवरी को यह आंकड़ा 3,307 था। चाकुलिया में की एक रैली में उन्होंने मुख्य प्रधानमंत्री से अपील की थी कि मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि कृपया इस पर विचार कीजिए। 3 चरणों के चुनाव एक बार कराइए, एक बार कराएंगे, लोगों की जान से खिलवाड़ मत कीजिए। अब जब कोई निर्वाचित मुख्यमंत्री संविधान की जिम्मेदारी का पालन करने के लिए ये बात कह रहा हो और केंद्र उस पर रिस्पॉन्ड ना करे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।